आज हम भारतीय संविधान की उस कहानी पर बात करने वाले हैं जो अक्सर किताबों के पहले पन्ने पर ही सिमट कर रह जाती है। संविधान सभा की मांग। ये विचार आया कहाँ से और कैसे एक अकेले विचारक का सपना वो पूरे देश की आवाज बन गया। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक ऑडियो बुक का अंश है जो इस पूरे सफर को दिखाता है। एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि आखिर अंग्रेजों को एक सीधी साधी मांग मानने में इतना वक्त क्यों लगा। क्या ये सिर्फ अहंकार था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति थी। चलिए आज इसी के तह तक चलते हैं। ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये कहानी सिर्फ बैठकों और प्रस्तावों की नहीं है। ये असल में संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की लड़ाई की कहानी है। अच्छा। इसका मूल मुद्दा बहुत साफ था। भारत के भविष्य का फैसला कौन करेगा? लंदन में बैठी एक संसद या भारत के लोग? या आत्मनिर्णय का संघर्ष था। ये इस बात का ऐलान था कि हम अब शासित होने वाली प्रजा नहीं बल्कि अपना भविष्य लिखने वाले नागरिक हैं। यस। यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी मांग को जन्म दिया। तो फिर इसी जरूरत से शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि समस्या बहुत ही बुनियादी थी। ब्रिटिश सरकार के कानून भारतीयों के लिए तो थे लेकिन भारतीयों के द्वारा नहीं थे। बिल्कुल। वो कानून यहाँ की जमीनी हकीकत से, यहाँ की जरूरतों से मेल नहीं खाते थे। हाँ, और इसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की तरह देखना गलत होगा। ये एक मनोवैज्ञानिक गुलामी थी। सोचिए, आपके घर के नियम कोई पड़ोसी बना रहा हो। वो कितने भी अच्छे नियम क्यों ना बना ले, वो आपके घर की आत्मा को नहीं समझ सकता। ब्रिटिश कानून रेलवे बना रहे थे, प्रशासन चला रहे थे, लेकिन वो भारत के इंपीरियल इंटरेस्ट यानी अपने साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए थे, भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। और जब देश के राष्ट्रवादी नेता ये देख रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि असली आज़ादी वो सिर्फ झंडा फहराना नहीं है, असली आज़ादी है अपने नियम खुद बनाने की ताकत। इसी एहसास ने फिर एक ठोस विचार को जन्म दिया होगा। जी। स्रोत के मुताबिक इस विचार को सबसे पहले आवाज दी एम.एन. रॉय ने 1934 में। उन्हें एक क्रांतिकारी विचारक बताया गया है। उन्होंने ही पहली बार साफ साफ कहा कि भारत को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा चाहिए। पर उस वक्त तो सब लोग ज्यादा अधिकारों या सुधारों की बात कर रहे थे। तो ये विचार इतना क्रांतिकारी क्यों था? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के माहौल को देखना होगा। 1934 तक ज्यादातर राजनीतिक बहस का दायरा डोमिनियन स्टेटस या ब्रिटिश ढांचे के भीतर ज्यादा प्रतिनिधित्व पाने तक ही सीमित था। सिस्टम के अंदर ही बदलाव। ज्यादातर नेता सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव की मांग कर रहे थे। एम.एन. रॉय का विचार इस पूरे खेल को ही बदलने वाला था। उन्होंने कहा, हमें सिस्टम में सुधार नहीं चाहिए, हमें अपना सिस्टम बनाने का अधिकार चाहिए। ओहो। ये ब्रिटिश सत्ता की वैधता को ही सीधी चुनौती थी। हाँ। ये कहना कि हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, असल में ये कहना था कि हम आपको अब अपना शासक ही नहीं मानते। ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि एक वैचारिक विद्रोह था। बिल्कुल, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था पूरा। लेकिन एक व्यक्ति का विचार चाहे कितना भी क्रांतिकारी क्यों न हो, वो आंदोलन कैसे बनता है? यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका आती है। स्रोत बताता है कि एम.एन. रॉय के विचार रखने के ठीक एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को आधिकारिक तौर पर अपना लिया। अच्छा, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब कांग्रेस जैसा देशव्यापी संगठन किसी विचार को अपनाता है तो वो विचार इंटेलेक्चुअल सर्कल से निकलकर गली चौराहों तक पहुंच जाता है ना। हाँ, सही बात है। कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ भारतीयों द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा बनाएगी जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दखल नहीं होगा। तो कांग्रेस ने इसे एक राष्ट्रव्यापी मांग बना दिया। जी। जाहिर है अंग्रेजों ने इसे हाथों हाथ तो नहीं लिया होगा। उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। अच्छा। सालों तक वो इस पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन फिर हालात बदले। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन को युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों और संसाधनों की सख्त जरूरत आन पड़ी। अब वो भारत की मांगों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते थे। इसी दबाव में 1940 में वायसराय लिन लिथगो ऑगस्ट ऑफर लेकर आए। ऑगस्ट ऑफर? हाँ, ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने दबे छुपे तरीके से ही सही ये माना कि संविधान बनाना वो मुख्य रूप से भारतीयों का ही काम होगा। तो पहली बार उन्होंने ये सिद्धांत माना, फिर भी भारतीय नेताओं ने इसे ठुकरा दिया। ऐसा क्यों? सुनने में तो ये एक जीत लगती है। यहीं पर राजनीति की बारीकियां सामने आती हैं। कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। ऑगस्ट ऑफर की भाषा बहुत गोलमोल थी।
उसमें मुख्य रूप से यानी मेनली जैसे शब्दों का इस्तेमाल था। जिसका मतलब था कि अंतिम अधिकार अभी भी उनके पास ही रहेगा। बिल्कुल। दूसरा, उसमें संविधान सभा बनाने का कोई ठोस वादा या समय सीमा नहीं थी। ये बस एक लॉलीपॉप जैसा था कि आप हमें युद्ध में मदद करें, बाद में देखेंगे। अच्छा। भारतीय नेतृत्व अब इतना परिपक्व हो चुका था कि वो ऐसे अस्पष्ट वादों के धांसे में नहीं आने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया, हमें आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये एक टाल-मटोल की कोशिश थी जिसे भारतीय नेताओं ने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। इसके बाद तो उन्होंने दबाव और बढ़ाया होगा। हाँ, बिल्कुल। युद्ध बढ़ता जा रहा था और जापान का खतरा वो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अमेरिका और चीन जैसे सहयोगी देश भी ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि वो भारत का सहयोग हासिल करें। अच्छा, भारी दबाव भी था। बहुत ज्यादा। इसी मजबूरी में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ऑगस्ट ऑफर से एक कदम आगे था। इसने साफ कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये तो काफी ठोस प्रस्ताव लगता है। डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा दोनों मांगे थी। फिर ये मिशन क्यों असफल हो गया? क्योंकि 1942 का भारत वो 1930 के भारत से बहुत अलग था। अब युद्ध के बाद वाले वादों पर किसी को भरोसा नहीं था और सबसे बड़ी बात, अब डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य बहुत छोटा लगने लगा था। अच्छा। कांग्रेस और ज्यादातर भारतीय अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्हें एक पूरी तरह से आजाद देश चाहिए था। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिप्स मिशन तत्काल सत्ता हस्तांतरण पर चुप था। गांधी जी ने इसे क्या खूब कहा था, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। क्या बात है। तो इस नाकामी का असर क्या हुआ? क्या इससे निराशा फैली या गुस्सा और बढ़ा? गुस्सा और बढ़ा। क्रिप्स मिशन की असफलता एक तरह से आखिरी कील साबित हुई। इसने भारतीय नेताओं को यह यकीन दिला दिया कि ब्रिटिश सरकार आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेगी। उन्हें इसके लिए मजबूर करना होगा। और इसी भावना ने कुछ ही महीनों बाद भारत छोड़ो आंदोलन की जमीन तैयार की। मतलब ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। बिल्कुल। अब बातचीत का नहीं, सीधी कार्यवाही का समय आ गया था। आत्मनिर्णय की मांग अब एक ऐसे आंदोलन में बदल चुकी थी जो पूरी आजादी लेकर ही रुकने वाला था। तो मतलब दशकों का संघर्ष, 2 असफल प्रस्ताव और एक विश्व युद्ध, आखिरकार वो पल कब आया जब इस मांग को मंजूरी मिली? वो पल आया 1946 में, जब युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन की हालत वो खस्ता हो चुकी थी। वो अब भारत पर शासन करने की स्थिति में नहीं थे। अच्छा। तब उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। स्रोत के अनुसार ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब संविधान सभा की मांग को न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बल्कि पूरी तरह से व्यवहारिक रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो इस बार क्या अलग था? इस प्लान ने सिर्फ हाँ कहा या कुछ और भी था? इस बार सिर्फ हाँ नहीं था, बल्कि पूरी कार्ययोजना थी। पूरी कार्ययोजना? हाँ। कैबिनेट मिशन प्लान ने संविधान सभा के गठन की पूरी रूपरेखा पेश की कि इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, कौन से प्रांत से कितने सदस्य आएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, प्रक्रिया क्या होगी। ये एक ठोस व्यवहारिक दस्तावेज था। ये इस बात का सबूत था कि ब्रिटिश सरकार अब वाकई सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार है। 12 साल। सोचिए, 1934 में एमएन रॉय के एक विचार को हकीकत बनने में 12 साल का लंबा और कठिन संघर्ष लगा। ये वाकई एक लंबी यात्रा थी। तो आज हमने देखा कि संविधान सभा की मांग कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी, लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा का नतीजा था। इसकी शुरुआत हुई 1934 में एमएन रॉय के एक क्रांतिकारी विचार से। 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। फिर 1940 के अगस्त ऑफर और 1942 के क्रिप्स मिशन की असफलताओं से गुजरते हुए, ब्रिटिश सरकार की टालमटोल की नीतियों को झेलते हुए आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसे मंजूरी मिली। ये कोई तोहफा नहीं था, बल्कि दशकों के संघर्ष से हासिल किया गया एक अधिकार था। बिल्कुल सही कहा। ये कोई तोहफा नहीं था, इसे एक तरह से छीना गया था। संविधान सभा के गठन की लड़ाई तो जीत ली गई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। लेकिन इसने अपने सामने एक और भी ज्यादा जटिल और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और वो क्या था? ब्रिटिश शासन से अधिकार छीनने की लड़ाई खत्म हो रही थी, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में खुद को परिभाषित करने की असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी।
अब सवाल ये था कि भारत जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं, उस भारत की अपार विविधता को देखते हुए एक अकेली सभा ऐसा संविधान कैसे बना सकती थी जो हर किसी का प्रतिनिधित्व करे और जिसे पूरा देश अपने दिल से स्वीकार करे। हाँ, असली काम तो अब शुरू होना था।